हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीनियस गेम पॉइंट। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक बंध एवं रासायनिक समीकरण को लेकर चर्चा करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा रासायनिक बंध एवं रासायनिक समीकरण। देखो, रासायनिक बंध और रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले अपन को तत्वों के बारे में और उनके सिंबल के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आज अपन पढ़ेंगे तत्वों के सिंबल और उसके बाद देखेंगे रासायनिक बंध, फिर देखेंगे रासायनिक समीकरण। देखो, प्रारंभ में तत्वों की उत्पत्ति स्थान जो होता है ना, उनके नाम से ही तत्वों का नामकरण कर दिया जाता था। जैसे प्रारंभ में तत्वों को उनके उत्पत्ति स्थान, यहाँ देखो कॉपर का जो नाम है वो उसके उत्पत्ति स्थान साइप्रस से लिया गया था। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट रंगों से उनका नामकरण हो जाया करता था। देखो, इसी प्रकार कुछ तत्वों को उनके विशिष्ट रंग, जैसे गोल्ड है यानी सोना है, तो वो एकदम से चमकता था, तो उसी तरीके से उसका नाम गोल्ड रखा जाता था। और जो तत्व का जो प्रत्येक शब्द है, उस प्रत्येक शब्द को देने वाले हैं ब्रेजिलियस। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि तत्वों का प्रत्येक शब्द किसने दिया, तो आपका आंसर रहेगा ब्रेजिलियस। एक आगे जाके अपन तत्वों का नामकरण जब पढ़ते हैं तो एक पद्धति आती है IUPAC, नामकरण की जो पद्धति है वो आती है IUPAC। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो, तत्वों के प्रतीक या सिंबल क्या होते हैं। तो देखो, तत्वों का जो नाम होता है उसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं, उसी को अपन बोलते हैं सिंबल या प्रतीक। तत्वों के बड़े नामों को छोटे रूप में प्रयुक्त करना क्या कहलाता है? प्रतीक। यानी उनका जो नाम है उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रतीक। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए अपन लेते हैं H, ऑक्सीजन के लिए O, कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, बोरोन के लिए B। अब देखो, B वाले कई तत्व हो जाते हैं, ऐसे C वाले कई तत्व हो जाते हैं, तो उनका नेक्स्ट वर्ड ले लिया जाता है। बेरिलियम है तो बेरिलियम में BE लिया जाता है। बेरियम है तो यहाँ बेरियम में BA लिया जाता है। बिस्मिथ है तो बिस्मिथ में BI लिया जाता है। कोबाल्ट है, उसमें आगे वाला, जैसे यहाँ कार्बन में भी C आ गया, कोबाल्ट में भी C आ गया, तो इसका नेक्स्ट जो O है वर्ड है ये भी ले लिया जाता है। क्लोरीन है तो उसमें Cl। अब देखो, जो पहला वर्ड होता है वो तो कैपिटल आएगा, और अगर दो अक्षर का सिंबल है तो जो नेक्स्ट सेकंड वर्ड आएगा वो आपको स्मॉल लेना है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में C तो बड़ा आएगा और L आएगा छोटा, तो ऐसे हो गया क्लोरीन का सिंबल। अब देखो, कुछ तत्वों के जो सिंबल है वो उनके लैटिन नाम से लिया गया है। जैसे सोडियम है, उसको लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं, तो उसके हिसाब से ये हो गया Na। सिल्वर है यानी चांदी, उसका अर्जेंटम नाम है लैटिन भाषा में तो Ag। ऐसे ही गोल्ड है या ऑर्गन, उसका हो गया Au। कॉपर है, कॉपर का क्यूप्रम से लिया गया है Cu। पोटेशियम का केलियम से लिया है K। आयरन का फेरम से लिया है Fe। तो ये इनके लैटिन जो नाम है उनसे लिए गए प्रतीक है। अब देखो, परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले जो तत्व होते हैं उनके प्रतीक 3 अक्षरों द्वारा लिखे जाते हैं। देखो कैसे, जैसे 101 है तो उसको आप क्या लिखोगे? 1 नंबर के लिए तो आप जो नाम काम में लोगे वो अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ओक्ट, 9 के लिए इन, और 0 के लिए अपन लेते हैं नील काम में। अब आपको 101 यानी 101 का नाम लिखना है, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और 1 के लिए अन, तो इसका नाम क्या होगा? अन नील और अन, और लास्ट में इसके जोड़ते हैं ईयम, तो क्या हो गया? अन नील अनियम। ऐसे ही 102 का लिखना है तो अन नील, 2 के लिए बाई, तो बाई प्लस ईयम, तो ये होगा बाईयम। ऐसे 104 का लिखना है तो अन नील क्वाडियम, क्वाड और उसके आगे क्या जोड़ना है? ईयम। सभी अंकों के नामों को जोड़कर
अंत में ईयम जोड़ते हैं। ये हो गया इनका नाम 100 के बाद वाले तत्वों का। जैसे आपको 110 का लिखना है तो 1 के लिए अन और 0 के लिए नील होता है, तो 1 दोबारा आ गया ना, तो अन अन नील नीलियम। ऐसे 109 का है तो अन नील ईमियम ईनियम। तो 100 के बाद वाले तत्वों के जो नामकरण है वो उनकी संख्या के आधार पर लिखे जाते हैं, और वो 3 अक्षरों का होता है। ऐसे ही इनका प्रतीक अगर लिखना हो तो अन में यू, फिर अन, फिर यू और नील का एन, तो ये हो गया 110 का प्रतीक। इनके प्रतीक में भी 3 अक्षर आएंगे। ऐसे ही 109 का प्रतीक लिखना है तो अन के लिए यू, एन और 9 के लिए काम में लेते हैं इन, तो ये हो गया आई। इस तरीके से इनका प्रतीक 3 वर्ड का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आयन। देखो आयन क्या होता है, कोई भी परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोश से या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद वो आवेशित हो जाता है, और उस आवेशित परमाणु को ही अपन क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तब तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब वो आवेशित हो गया। उस आवेशित कण को क्या कहेंगे, आयन। अब देखो आयन 2 प्रकार के होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं धनायन या केटायन, और जो नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं ऋणायन या एनायन। तो अपना फर्स्ट रहेगा धनायन। देखो धनायन या केटायन क्या होते हैं, तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश। विलगित का मतलब है अकेला एलिमेंट होता है ना, परमाणु, अकेला परमाणु या तत्व, उसको बोलते हैं विलगित। तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश, जो संयोजकता कोश होता है ना बाहर वाला, से इलेक्ट्रॉन निकालने पर अब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तब जाके धनायन बनेगा। धनायन बनाने हेतु ऊर्जा दी जाती है, यानी किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कोश है उससे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को अपन बोलते हैं आयनन विभव। देखो ये कोई तत्व ए है, उसको ऊर्जा दी, उसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो ए पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ ए क्या हो गया, धनायन हो गया। अब जो धनायन का आकार है वो हमेशा अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है। इसका कारण क्या है कि जो इसका बाह्यतम कोश है उससे अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या हो जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा, जिससे उसका आकार छोटा हो जाएगा। तो धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है। और जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति है वो धातुओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी सामान्यतः धातु परमाणु ही धनायन बनाते हैं। विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। यानी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं अपन आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। और ये एनर्जी अपन को देनी पड़ती है, इसलिए आयनन विभव क्या है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है। अब अपन बात करें सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है और सबसे कम किसका होता है, तो सर्वाधिक आयनन विभव अक्रिय गैस हीलियम का होता है, और सबसे कम देखो यहाँ सीजियम के बाह्यतम कोश में जो आउटर सेल है उसमें देखो S1 कॉन्फ़िगरेशन है बाह्यतम कोश में, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन को जब निकाल दें तो ये स्टेबल अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेगा सीजियम, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले कॉन्फ़िगरेशन में अपन आसानी से इसको बदल सकते हैं। तो इसको सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सीजियम का जो आयनन विभव होता है वो सबसे कम होता है और हीलियम का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये स्टेबल है। फिर देखो ऋणायन। ऋणायन क्या होते हैं कि तत्व के विलगित का मतलब अकेला गैसीय परमाणु से के बाह्यतम कोश में 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बने ऋण आवेशित कण ऋणायन कहलाते हैं। इस क्रिया में देखो ऊर्जा विमुक्त होती है, और होने वाली विमुक्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि
एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे वो होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे उसको बोलेंगे आयनन विभव। आयनन विभव। अब ये ऊर्जा मुक्त हो रही है तो ये क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो गया। किसी तत्व के ऋणायन का आकार उसके संगत परमाणु से सदैव बड़ा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने से इलेक्ट्रॉन अब्र फैल जाता है। आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो वो बाह्यतम कोश में जुड़ेगा, तो बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाएगा। तो आकार अगर देखें तो सबसे बड़ा आकार होता है ऋणायन का, उसके बाद होता है उदासीन परमाणु का, और सबसे छोटा होता है आकार धनायन का, पॉजिटिव चार्ज का। और जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है वो अधातुओं में पाई जाती है। अधातु परमाणु क्या करते हैं, ऋणायन बनाते हैं। नेक्स्ट देखो मूलक। मूलक क्या होते हैं, आयनिक पदार्थ अम्ल व क्षार जल में विलय होकर आयनों में अपघटित हो जाते हैं, जो अभिक्रिया में एक इकाई की तरह भाग लेते हैं। इनको अपन बोलते हैं मूलक। अब देखो मूलक कई टाइप के होते हैं, अम्लीय मूलक भी होते हैं, क्षारीय भी होते हैं, सरल होते हैं, संयुक्त होते हैं। तो पहले पढ़ेंगे अपन सरल मूलक। सरल मूलक क्या होगा, एक ही प्रकार के परमाणु से बने मूलक सरल मूलक होते हैं। जैसे यहाँ Na+ है, Mg+2 है, Cl- है, Br- है। इनमें एक ही टाइप का परमाणु काम में लिया जा रहा, तो ये तो हो गए सरल मूलक। अगर दो या दो से अधिक आप परमाणु काम में लेके कोई आवेशित आयन बना रहे हो तो उसको कहेंगे अपन सरल मूलक। जैसे NO3- CO3- 2, इस तरीके से। संयुक्त मूलक दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जिस पर निश्चित आवेश होता है, जैसे NO3 नाइट्रेट है, अमोनियम है, ये सब क्या है, संयुक्त मूलक। उसके बाद आता है क्षारीय मूलक। जो धनायन होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्षारीय मूलक, और जो ऋणायन होते हैं उनको अपन बोलते हैं अम्लीय मूलक। तो क्षारीय मूलक कौन बनाएगा, मैक्सिमम कंडीशन में धातु ही बनाएगी, क्योंकि धनायन बनाने की प्रवृत्ति धातु में होती है, और जो अधातु होती है वो बनाती है अम्लीय मूलक। नेक्स्ट देखो, आयन पर उपस्थित आवेश उसकी संयोजकता होती है। यानी संयोजकता का मतलब होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, वही वो क्या होती है, उसकी संयोजकता। ऋण आवेश के अंत में एट, आइट व आइड लगाते हैं, जैसे सल्फाइड है SO3- 2, तो आइड। पर मैग्नेट, इसके लास्ट में एट लगा हुआ तो ये ऋणायन है। कार्बोनेट या साइनाइड, तो ऋणायन के अंत में एट, आइड या आइट लगाते हैं। धन आवेश या आयन के अंत में ईएम लगता है, जैसे सोडियम है तो सोडियम प्लस, मैग्नीशियम ईएम लग रहा, पोटेशियम, तो ये क्या है, धनायन है। अब देखो परिवर्तनशील संयोजकता होती है उस कंडीशन में अगर कम आवेश है किसी एटम पर या किसी एलिमेंट पर, तो उसके आगे तो अस लगाते हैं, और अगर अधिक आवेश है तो उसके लिए अपन इक काम में लेते हैं। जैसे आयरन क्या है, Fe+2 है, और एक होता है Fe+3, तो ये तो हो गया फेरस, और ये हो गया फेरिक। इस पे चार्ज कम है, इस पे चार्ज ज़्यादा है। ऐसे ही कॉपर के लिए Cu+ है, तो ये तो हो गया क्यूप्रस, और अगर Cu+2 है इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। तो कम आवेश के लिए अस और अधिक आवेश के लिए इक प्रयुक्त होता है। फिर देखो संयोजकता। बोर परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे सामान्यतः अकीरीय होते हैं, मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो अकीरीय। 18वें वर्ग के तत्व उत्कर्ष गैस हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है। अब अष्टक नियम किसने दिया था, ये दिया था लुईस ने 1916 में, 1916 में अष्टक नियम लुईस ने दिया था। इसके अनुसार क्या है कि कोई भी परमाणु हो वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। अब वो इलेक्ट्रॉन त्याग के करे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके करे या सहभाजन से करे, वो होता है अष्टक नियम। परमाणु के बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने हेतु एक परमाणु से दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या सहभाजन करता है। ये हो गया अष्टक नियम। अब देखो संयोजकता क्या होती है,
प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। अब ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्यागने पर भी हो सकती है और ग्रहण करने पर भी। कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वही क्या होती है उसकी संयोजकता। जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया उसने और Na+ बना लिया, तो ये हो गई इसकी संयोजकता कि इसका जो संयोजकता है वो 1 है। ऐसे ही मैग्नीशियम है +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और स्थायी अक्रिय गैस बनाता है, तो इसकी संयोजकता हो गई 2। ऐसे यानी किसी भी परमाणु के जितनी इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता होती है वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्रत्येक के बाह्यतम कोश में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें त्याग कर वो क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो इनकी संयोजकताएं क्या हो गई, 1, 2 और 3 हो गई। अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बाह्यतम कोश में 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अष्टक पूरा करने के लिए। तो इनकी संयोजकताएं क्या हो गई, ऑक्सीजन की तो 2 हो गई और फ्लोरीन की 1 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और त्यागने की जो क्षमता होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, संयोजकता। फिर देखो परिवर्तनशील संयोजकता। कुछ तत्वों की संयोजकता निश्चित न होकर 1 से अधिक होती है, इसे परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। जैसे कॉपर +1 भी दर्शाता है और +2 भी। पारा वैसे ही +1 और +2 दोनों दर्शाता है। टिन है ये 2 और 4 दोनों दर्शाता है। लोहा है वो +2 और +3 दोनों दर्शाता है। ऐसे ही फॉस्फोरस 2 और 5 दोनों संयोजकताएं दर्शाता है। अब नेक्स्ट अपना है अणुसूत्र। देखो अणुसूत्र क्या होता है, तत्वों के प्रतीक का वह संयोजन जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। एक अणु को प्रदर्शित करता है। अब अणुसूत्र से अपन क्या क्या पदार्थ के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका रासायनिक नाम पता कर सकते हैं, उसका अणुभार लिख सकते हैं, सूत्र के अवयवी तत्वों की जानकारी यानी जिससे से वो बना है उन तत्वों को बता सकते हैं। कुल परमाणुओं की संख्या का पता लगाया जा सकता है अणुसूत्र से। अब अणुसूत्र देखो, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व से संयोग करता है तो वह अपनी संयोजकता के व्युत्क्रम में जुड़ता है। धन मूलक को बाईं तरफ और ऋण मूलक को दाईं तरफ लिखकर उनकी संयोजकता के व्युत्क्रम रूप में लिखकर अणुसूत्र प्राप्त करते हैं। देखो कैसे, जैसे HF है तो यहाँ बाईं तरफ लिखेंगे धनायन, दाईं तरफ ऋणायन, इनके नीचे इनकी संयोजकता और फिर व्युत्क्रम जोड़ो। तो यानी एक ही हाइड्रोजन लेना है और एक ही फ्लोरीन लेना है, फ्लोरीन है यहाँ पे, तो दोनों एक एक लेने हैं तो HF हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन और सल्फर, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1, तो इसके व्युत्क्रम में जोड़ो यानी हाइड्रोजन के तो लेंगे 2 और सल्फर का लेंगे 1, तो इसका अणुसूत्र हो गया H2S। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड है, दोनों की संयोजकताएं 2-2 है, तो 2-2 है तो इसको Ca2O2 थोड़ी लिखेंगे, इसका जो सरलतम रूप है वो लिखेंगे CaO। कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोराइड की संयोजकता 1, कैल्शियम की 2 व्युत्क्रम में काम में लेते हैं तो CaCl2। इस तरीके से इनका अणुसूत्र लिखते हैं। फिर है अपना रासायनिक बंध। देखो रासायनिक बंध क्या होता है, किसी परमाणु के अवयवी कण यानी आयन और परमाणु के मध्य उपस्थित जो आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा वो तत्व बंधे होते हैं उसको अपन बोलते हैं रासायनिक बंध। अब ये रासायनिक बंध भी कई टाइप का होता है। तो रासायनिक बंध निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आयनिक बंध, एक होता है सहसंयोजक बंध जिसको अपन कोवलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक और कोवलेंट 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं मेनली। आयनिक बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से 2 विपरीत आवेश युक्त आयन धन व ऋण आयन प्राप्त होते हैं। उन धनायनों और ऋणायनों के मध्य जो बॉन्ड होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। इन आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है जो रासायनिक बंध बनाता है। देखो अपोजिट चार्ज स्पीशीज है तो इस आकर्षण ही होगा और वही क्या होता है, आयनिक बंध। विपरीत आवेश युक्त आयनों यानी धन और ऋण के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण को आयनिक बंध कहते हैं और ये एक टाइप का विद्युत संयोजक बल होता है। आयनिक बंध युक्त यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे NaCl है साधारण नमक, उसमें एक धनायन है। अब देखो यहाँ सोडियम को अपन ऊर्जा देंगे तो इसको आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, तो ये Na+ में चेंज हो जाएगा। फिर ऋण आयन Cl बनाना है तो Cl को में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपन को जो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा देनी पड़ेगी
जिससे Cl माइनस बन जाएगा। ये दोनों संयोग करके एक उदासीन यौगिक बना लेंगे, आयनिक यौगिक NaCl, जो साधारण नमक के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। देखो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय, ठोस व कठोर व भंगुर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है, क्योंकि आवेशित कणों के मध्य प्रबल बल होता है, जिससे उनको बॉयल कराने या मेल्ट करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। फिर है विलेयता। जो विलेयता होती है आयनिक यौगिकों की, वो ध्रुवीय विलायकों में तो विलेय होते हैं, जैसे जल में विलेय है NaCl, और अध्रुवीय विलायक है जैसे बेंजीन है, उसमें क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं, और गलित अवस्था यानी अगर इसको विलयन बना लें तो ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं, क्योंकि ये आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे NaCl Na+ और Cl में माइनस में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर नेक्स्ट है सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि दो एटम होते हैं, जैसे A और B दो एटम है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और इनके मध्य क्या बन गया, बंध बन गया। ये हो गया सहसंयोजक बंध। जब दो या दो से अधिक परमाणु संयुक्त होते हैं तो अष्टक पूर्ण प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन का साझा कर इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। इस प्रकार के बने बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया और क्या बना गया, CCl बॉन्ड बन गया। अब देखो दोनों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, तो सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड। इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसमें साझे के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोनों परमाणु एक एक देते हैं, तो दो परमाणुओं द्वारा समान संख्या में इलेक्ट्रॉन के साझा करने से सहसंयोजक बंध बनता है। अब देखो सहसंयोजक बंध में एकल बॉन्ड होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया हो। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा, यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। फिर देखो सहसंयोजक यौगिकों के गुण। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। विद्युत व ताप के कुचालक होते हैं। केवल एक अपवाद है इसका, ग्रेफाइट, इसको छोड़कर। ये तो हो गया सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध। फिर एक आपने बॉन्ड पढ़ा होगा उपसहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि जो साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक ही यौगिक देता है। जैसे अपन ने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में पढ़ा है कि लिगेंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक लोन पेयर होना चाहिए। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं डोनर। तो वे सहसंयोजक बंध जिनके बंध इलेक्ट्रॉन युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, परंतु साझेदारी दोनों परमाणुओं के मध्य होती है, उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन दाता को दाता यानी डोनर, और लेने वाले को बोलते हैं ग्राही। फिर है जैसे ओजोन में है, यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया है, तो ये जो देता है उससे लेने वाले की तरफ अपन तीर का निशान लगाते हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक, कोऑर्डिनेशन या उपसहसंयोजक बंध। इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको डोनर बोलते हैं और लेने वाले को एक्सेप्टर बोलते हैं। अब इसके लिए देखो शर्त ये है कि दूसरे परमाणु के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होनी चाहिए और एक के पास अधिकता होनी चाहिए, तो अधिकता वाला देगा और कमी वाला लेगा। फिर अपन ना टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है, किसी अभिक्रिया को अणुसूत्रों प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद, यानी भाग लेने वाला रिएक्टेंट और बनने वाला प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है और प्रोडक्ट तीर के निशान के दाईं तरफ लिखा जाता है। क्रियाकारकों में जो अभिक्रिया और उत्पाद में जो अभिक्रिया अपन लिखते हैं वो हिट और ट्रायल मेथड से उसको संतुलित किया जाता है। क्रियाकारकों व क्रियाफलों की अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। अगर वो गैस स्टेट में है तो उनके साथ में जैसे G लिखा जाता है। तीर के निशान पर ताप, दाब और उत्प्रेरक उल्लेखित किया जाता है।
तीर के निशान को सीधे और उल्टे क्रम में लिखा जाता है। देखो यहाँ पे आप ऐसे सीधा लिख रहे हो या उल्टा लिख रहे हो। एक मिनट, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर इस तरीके का एरो है तो इसका मतलब हो गया अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, दोनों दिशाओं में चल रही है। और केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय है, केवल एक दिशा में चलेगी। अब रासायनिक समीकरण में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए अपन नेगेटिव चिन्ह काम में लेते हैं, और जो ऊष्माशोषी के लिए नेगेटिव कि उसने एनर्जी ली है, और ऊष्माक्षेपी के लिए पॉजिटिव कि उसने ऊष्मा रिलीज की है। ये एनर्जी जो अपन ऊष्मा डिनोट करते हैं उसके लिए अगर पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब वो ऊष्माक्षेपी है, और अगर नेगेटिव लिखा है उसका मतलब ऊष्माशोषी, उसने एनर्जी ग्रहण की है। बाकी रासायनिक समीकरण के बारे में विस्तृत से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।